नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस भी एक्चुअली इकोलॉजिकल रिलेशनशिप की ही एक टाइप है। सिम्बायोसिस मीन्स लिविंग टुगेदर। सिम्बायोसिस का मतलब होता है इकट्ठे रहना, एक साथ रहना। A symbiotic relationship is the close interaction between the organisms of the two different species in an ecosystem. इकोसिस्टम में दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान जो क्लोज इंटरेक्शन होता है उसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, दीज इंटरेक्शंस कैन बी हेल्पफुल, हार्मफुल और हैव नो इफेक्ट। अब क्या होता है कि अगर एक इकोसिस्टम है उसमें से दो स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज है, वो एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हैं, उनके दरमियान में इंटरेक्शन क्लोज है, ठीक है, तो उनका ये रिलेशनशिप दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं होगा, या फिर हार्मफुल होगा, जिसमें से एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, या फिर अगर दोनों ही स्पीशीज़ एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे तो दोनों को ही ना तो कुछ फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, ठीक है, दोनों पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं, इसके 3 टाइप्स है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। ऊपर जो हमने हेल्पफुल, हार्मफुल और हैव नो इफेक्ट का पढ़ा था, ये जर्नल वर्ड्स थे, ठीक है। अगर साइंस के कोई स्टूडेंट्स नहीं है तो वो इसको समझ सकते हैं, लेकिन अब साइंटिफिकली हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। अब ये होते क्या है, आइए पढ़ते हैं। म्यूचुअलिज्म: बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। अब इस वाले रिलेशनशिप में जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, उनको फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बैक्टीरिया दैट लिव इनसाइड द डाइजेस्टिव system of a cow help the cow to digest the plants by feeding on and breaking down the cellulose wall of the cells, thereby releasing the nutrients inside. तब क्या होता है, जो कि गाय भैंस वगैरह होती है, ये ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनके ही डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बैक्टीरिया होता है जो कि इस सेलुलोज को खुद खा लेता है और फिर रिजल्ट में इनके लिए क्या करता है, एक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है जो कि बेनिफिशियल होते हैं काऊ के लिए, और काऊ को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, फिर वो अपने लाइफ प्रोसेसेस में इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ना, बैक्टीरिया को सेलुलोज मिल गया जो कि काऊ का किसी काम का नहीं था, ठीक है। उस बैक्टीरिया ने उस सेलुलोज पर फीड कर दिया, और बदले में काऊ को क्या मिला, उसको भी फ़ायदा हुआ क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गए। अगर उस न्यूट्रिएंट्स के लिए उसको दोबारा से कोई और चीज़ खानी पड़ती तो वो उसको डायरेक्टली मिल गए अपने ही डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया के फीडिंग बिहेवियर से, ठीक है। In turn, the cow provides the bacteria with a place to live and a steady supply of the food. अब क्या करता है, अगर बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है काऊ के लिए, तो काऊ भी तो उसको अपने पेट में जगह दे रहा है ना, उसने उसको जगह दी हुई है, एक ऐसा माहौल दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है जिसमें से बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट में रह के सर्वाइव कर सकता है, तो दोनों को फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब देखिए कमेंसलिज्म। Commensalism: one organism benefit by the other organism is neither helped nor harmed. Remora fish and sharks have a commensalism relationship. The remora fish attach itself to the shark by a sucker on its head. As the shark feeds, the remora fishes eat scraps of the food that escape from the shark's mouth. अब commensalism में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा होगा लेकिन दूसरे वाले को ना कुछ फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। इसमें रिमोरा फिश की एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर देखिए, ये जो छोटे छोटे फिशेस है ये रिमोरा फिश होते हैं। इनके हेड पर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक सकर टाइप होता है। सकर जो स्ट्रक्चर होता है इसकी वजह से ये खुद को आसानी के साथ शार्क की बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं। अब क्या होता है, शार्क समंदर में जा रहा होता है, वो किसी भी फिश पर अगर हमला करके उसको खा लेता है तो सारा का सारा तो नहीं खाता ना, अगर कुछ बच जाता है खाना तो वो इस रिमोरा फिश की तरफ आता है, तो रिमोरा फिश उसको खा लेते हैं। तो देखिए, रिमोरा फिश को फ्री में खाना मिल रहा है, यानी वो ना तो उसके लिए ट्रैवल कर रहा है ना उसमें कोई एनर्जी वेस्ट कर रहा है, उसको फ्री में खाना मिल रहा है। और उसने क्या किया हुआ है, शार्क के साथ अपने आप को अटैच किया हुआ है, शार्क की बॉडी के साथ। अब शार्क क्या करता है, शार्क की एनर्जी यूज़ हो रही है, वो किसी फिश पर जाके हमला करता है, उसको खा लेता है, और बदले में फ़ायदा किसको हो रहा है, रिमोरा फिश को हो रहा है। तो ये कमेंसलिज्म की टाइप थी जिसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा। Parasitism: one organism, the parasite, benefits at the expense of the other.
Parasites live on or inside another organism called the host. Hosts are usually larger than their parasites and are harmed by losing nutrients and energy. The most successful parasites are those that do not kill their host completely. This means they get a regular supply of the food. Ticks and fleas are the examples of the parasites. They attach themselves to the skin of an animal such as dog or a cat and feed off its blood. अब क्या होता है पैरासिटिज्म ये इकोलॉजिकल रिलेशनशिप की एक टाइप है जिसमें से वो पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी पर क्या करता है, या तो उसके ऊपर आके अपना खुराक लेके चला जाता है या फिर होस्ट की बॉडी के अंदर ही रहता है और उससे अपना फूड लेता रहता है। अब आपको कहते हैं कि पैरासाइट्स में जो सक्सेसफुल पैरासाइट्स होते हैं, कामयाब पैरासाइट्स होते हैं, वो होते हैं जो कि अपने होस्ट को मारते नहीं हैं। अगर वो अपने होस्ट को नहीं मारेंगे तो होस्ट अगर खाना पीना करेगा तो ये उसकी बॉडी में फूड बन रहा है, उसकी बॉडी में ब्लड होगा तो इसको ईजिली ब्लड अवेलेबल होगा और ये इसको किसी दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पैरासाइट्स में आप मॉस्कीटो की एग्जांपल भी लिख सकते हैं। मॉस्कीटो देखें ना, मॉस्कीटो कितना छोटा सा होता है और हमारी बॉडी कितनी बड़ी होती है। तो हमेशा पैरासिटिज्म वाले रिलेशनशिप में जो पैरासाइट होगा वो छोटा होगा बनिस्बत होस्ट की बॉडी के, होस्ट बड़ा होगा। अब देखिए ना, आपने डॉग्स और कैट्स में देखा होगा कि उसमें से आपको टिक्स या फ्लीज नज़र आते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और डॉग्स की अगर बॉडी साइज़ को देखें तो वो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं। तो यही था, एक आपको ये बताया गया है। अब क्या होता है, टिक्स और फ्लीज की एग्जांपल दी गई है। टिक्स हमारे पास आरैक्निड्स के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट्स नहीं होते क्योंकि इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं और इनके 8 लेग्स होते हैं। इसके अलावा इनको रियल लाइफ वैम्पायर्स भी कहा जाता है। वैम्पायर्स आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जो कि क्या करते हैं, इंसानों का खून चूसते हैं। अब वो तो एक इमेजिनेशन है ह्यूमन बीइंग की, लेकिन ये जो टिक्स होते हैं इनको रियल लाइफ वैम्पायर कहा जाता है क्योंकि वैम्पायर वाला काम यही कर रहे होते हैं ना। अगर इनका शक्ल वो वैम्पायर जैसा नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ब्लड सकिंग करते हैं, अपने होस्ट की बॉडी से ब्लड सक करते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया था। ये सिम्बायोसिस की 3 टाइप्स थी, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, जिसको हमने एक एक करके पढ़ लिया। अब आप लोग ऐसे करें कि इन्हीं एग्जाम्पल को रखे दिमाग में और इसी के बेस पर अपने इर्द गिर्द देखे सराउंडिंग में और दूसरे एग्जाम्पल को सर्च करें। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करें। तो अगर आपको ये वाले याद नहीं भी रहते तो आप अपने जो एग्जाम्पल्स है उसको भी आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, जब ये वाला जो टॉपिक है, चेंज पार्ट ऑफ अ फूड वेब एंड, अब इस वाले टॉपिक में आपको बताया गया है कि वर्ल्ड में अगर किसी जगह पर कोई फूड वेब था और उसका एक पार्ट, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया तो फिर क्या हुआ था। ठीक है, अब यूके में 100 ईयर्स तक जो किसान थे वो समझते थे कि जो रैबिट्स है ये पेस्ट है। यहाँ पर वर्ड पेस्ट यूज़ हुआ है। अब पेस्ट क्या चीज़ होती है? पेस्ट आपके पास कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया या फंगस जो कि प्लांट या क्रॉप प्रोडक्शन को डैमेज करता है। ठीक है, फसल जहाँ पर उगाई जाती है उसमें से बीमारियाँ कॉज करता है या फिर उसको खा के ख़त्म कर देता है, तो ये पेस्ट कहलाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, For over 100 years, farmers have regarded the rabbit as a serious pest. It is not difficult to see why. Rabbits destroy all sorts of young plants by eating the new shoots. They also eat grass, which could be used for grazing sheep and cattle. In the UK, a large number of rabbits were deliberately wiped cut by introducing a disease called myxomatosis. अच्छा, अब यहाँ पर बताया गया है कि फार्मर्स ने तो 100 ईयर्स तक समझा कि रैबिट्स पेस्ट है क्योंकि वो जो न्यू शूट्स है, ठीक है, जो नए पत्ते निकल आते हैं प्लांट्स पर, क्रॉप्स पर, वो उसको खाते थे। ग्रासेस अगर इन्होंने स्टोर किया था या उगाए थे फॉर द ग्रेजिंग ऑफ द कैटल्स या शीप्स के लिए, क्योंकि वो भी घास खाते हैं ना, चरने के लिए, उनको चराने के लिए, तो ये रैबिट्स जाके वो खा लेते थे। तो ये फार्मर्स इनको पेस्ट समझते थे, ये कहते थे कि ये उल्टा हमारा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया यूके में कि एक डिज़ीज़ थी, वायरल डिज़ीज़, ठीक है, जो कि एक वायरस से कॉज होती है, मैक्सोमाइटोसिस, ये इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब क्या हुआ, मैक्सोमाइटोसिस में क्या होता है कि जो रैबिट्स के आइज़ होते हैं, नोज़ होता है, उससे एक्सक्रीशन, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इनकी आंखों से पानी निकलता है, नाक से भी डिस्चार्ज होता रहता है। इसके अलावा इनके बॉडी पर लेजन्स बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, ज़ख़म के गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, सून आफ्टर द कंट्री साइड बिगन टू चेंज।
अब क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिली। क्या क्या चेंजेस थी? वाइल्ड प्लांट्स बिकम मोर प्लांटीफुल। अब वाइल्ड प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि नेचुरली आपके पास ग्रोथ उनकी होती रहती है। अब अगर इन प्लांट्स को कोई खाने वाला नहीं था तो वो आपके पास बेशुमार हो गए, उनकी तादाद बढ़ गई, वो बहुत हाइट तक ग्रो हो गए। और चूंकि जो रैबिट्स थे वो भी मर चुके थे डिजीज़ की वजह से, तो उसको खाने वाला कोई नहीं था। एक ये चेंज हुआ। ग्रासेस विच हैड टू बीन क्रॉप शॉर्ट वर एबल टू ग्रो टू फुल हाइट। अब ग्रासेस खाने वाला भी नहीं था, रैबिट्स बेचारे मर चुके थे, तो वो भी फुल हाइट तक उनकी ग्रोथ हो गई थी। एनिमल लाइफ चेंज टू। अब इन ये तो नेचुरल है। प्लांट्स पर क्या इफेक्ट हुआ था जब उन्होंने रैबिट को हटा दिया एक फूड वेब से? अब एनिमल्स के लाइफ पर भी असरअंदाज इसका असर हुआ। क्या असर हुआ? Large herbivores like hare and deer increase in numbers because there were more for them to eat. अब जो herbivores ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जिसमें से हैर और डीर भी शामिल है, तो उनकी तादाद उस जगह पर ज़्यादा हो गई क्योंकि उनके खाने का सामान ज़्यादा हो गया था ना। अब कोई पागल है कि जिनको एक चीज़ मिल रही है, एक ही जगह पर बहुत सारा खाना मिल रहा है, तो क्या वो दूर जाएंगे खाना ढूंढने के लिए? नहीं, वो उसी जगह पर आके रहना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। कार्निवोर्स लाइक अ फॉक्स, स्टोट एंड बजर्ड दैट फेड मेनली ऑन रैबिट्स बिकम फीवर इन नंबर। अब कार्निवोर्स जो कि फॉक्सिस रैबिट्स को खाते थे, जिसमें फॉक्स, स्टोट, बजर्ड, आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं गूगल पर। ठीक है। तो उनकी जो पॉपुलेशन थी नंबर वो कम हो गई क्योंकि उनके खाने का रैबिट ही नहीं था, तो वो भी उनकी नंबर कम पड़ती गई। दे हैड टू लुक फॉर अदर थिंग्स टू ईट, और उन्होंने दूसरी चीज़ों पर खाना स्टार्ट कर लिया था, जिसमें से शामिल था फॉर दिस रीजन नंबर ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स लाइक माइस एंड वोल्स बिगन टू फॉल एज वेल। अब उनको रैबिट खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने वोल्स और माइस पर फीडिंग स्टार्ट कर ली। ठीक है। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ फूड वेब कैन बी अफेक्टेड बाय रिमूविंग वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन एन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। अब ये एक एग्जांपल थी ना, आपको समझाया गया कि एक फूड वेब से जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हटा दिया गया था तो कैसे वो उसने इतने ज़्यादा चेंजेस कॉज किए। देखिए प्लांट्स पर भी उसके चेंजेस हमें देखने को मिले, एनिमल्स पर भी मिले, इवन जो उसके प्रीडेटर थे वो भी चेंज होते गए। अब यहाँ पर है पोलैंड की एग्जाम्पल दी गई है दूसरी। इन पोलैंड otters were killed to protect the fish stock. In fact, the fish stocks fell. अब पोलैंड में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑटर्स को मार दिया जो कि फ़िश खाते थे। ठीक है, फ़िश को खाते थे। अब उल्टा फ़िश स्टॉक बढ़ने की बजाय फ़िश खुद ही मरना स्टार्ट हो गए थे, उसमें भी कमी देखने को मिली। अच्छा, अब अगर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो वो DDT की है। ये एक पेस्टिसाइड होता है। इन्होंने इसको एप्पल ट्रीज़ के ऊपर स्प्रे कर दिया ताकि उसके ऊपर जो रेड स्पाइडर थे उसको ख़त्म करे, लेकिन बजाय रेड स्पाइडर जो है वो मरने के बजाय उनकी जो पॉपुलेशन थी वो और भी ज़्यादा हो गई थी। एक्चुअली इन्होंने ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स था ये इतना यूज़ किया था कि रेड स्पाइडर फाइनली इसके लिए अडाप्टेड हो गए थे और फिर उन पर ये असर भी नहीं कर रहा था। ठीक है। DDT was also sprayed on fields to kill the insects to attack the food crops. Later there was a large decline in the population of carnivorous birds such as herons and grebes. अब इन्होंने क्या किया था कि खेतों के ऊपर जहाँ पर क्रॉप्स प्रोडक्शन हो रही थी उसके ऊपर एक DDT पेस्टिसाइड ये भी स्प्रे था, इन्होंने कर दिया था ताकि जो इंसेक्ट्स है फूड पर हमला करके उसको खाते हैं वो मर जाए। लेकिन वो तो मर गए, वो सारे इंसेक्ट्स तो किल आउट हो गए थे DDT की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, जो कार्निवोरस बर्ड्स थे जो कि उन इंसेक्ट्स को खाते थे, हीरोन और ग्रीबीज, उनके पॉपुलेशन में भी कमी देखने को मिली और वो उस एरिया से चले गए थे। ठीक है। सो हाउ कैन दीज रिजल्ट्स बी एक्सप्लेन? देयर फॉर यू टू वर्क आउट इन द क्वेश्चन बिलो। जब नीचे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आप उसमें से उसके आंसर में इसकी एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये एक पैराग्राफ था इसमें से बताया गया है आपको कि किसी भी फूड वेब में अगर सिर्फ एक स्पीशी को, एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशी को हम हटा देते हैं तो ना सिर्फ प्लांट्स पर इफेक्टिव करता है बल्कि वहाँ पर जो क्रॉप्स प्रोडक्शन होती है, इवन एनिमल्स होते हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके साथ इंटरलिंक होते हैं, उन पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है।